नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम अपनी विज्ञान की 34वीं वीडियो में मिल रहे हैं। वीडियो संख्या 34 है ये। और आज हम पीएच स्केल के बारे में पढ़ने वाले हैं। पीएच स्केल बहुत ज़रूरी होता है। पीएच स्केल अम्ल व क्षार का मापने का एक स्केल होता है। जैसे कि थर्मामीटर तापमान को मापता है, उसी प्रकार पीएच स्केल जो होता है वो अम्ल व क्षार की मापकता का एक पैमाना है। ठीक है। पीएच स्केल इसका पूरा नाम होता है पुंसाज हाइड्रोजन। पुंसाज मतलब होता है शक्ति, और हाइड्रोजन यानी आप जानते ही हैं हाइड्रोजन एक तत्व है। और इसको मैं एक तरह से शॉर्टकट रूप से कह सकता हूं कि हाइड्रोजन की शक्ति को ही पीएच स्केल कहते हैं। इसकी खोज सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने 1909 में की थी। पीएच स्केल के बारे में और अधिक जानने के लिए आपको कुछ बातें समझनी होंगी कि पीएच स्केल जो होता है वो 0 से लेकर 14 अंकों तक होता है। पी जो होता है यहाँ पर पुंसाज, ये कई बार पेपर में आया हुआ है। ये जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, अर्थात हाइड्रोजन की शक्ति। ये 0 से लेकर 14 अंकों तक होता है। अगर 7 से कम है, कोई किसी का मान 7 से कम आता है तो उसे अम्ल कहा जाएगा, और अगर 7 से ज़्यादा आता है तो उसे क्षारीय कहा जाएगा। अगर 14 के समथिंग है, वो 14 के आसपास है, इधर तक ये समझ के चले अपन, तो उसे प्रबल क्षार कहा जाएगा। और अगर इधर बिल्कुल है 0 के समथिंग होता है तो उसे प्रबल अम्ल कहा जाएगा। ठीक है। और अगर इन दोनों के बीच में है तो उसे, अगर 7 है तो उसे शुद्ध जल या फिर उदासीन विलयन कहा जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बताता हूँ। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक तक लघु गुणक पीएच कहलाता है। यानी हाइड्रोजन आयनों की जो सांद्रता का ऋणात्मकता होती है उसका जो लघु गुणक होते हैं, लोगेरिथम होता है, जो उसे पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्टली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो बड़ी जानकारियाँ हैं वो हमारे पेपर की दृष्टि से नहीं है। मैं आपको जो पेपर में आता है उसके बारे में सीधी सी बात कर रहा हूँ। हमारा जो पीएच स्केल होता है, जैसे कि HCl, जठर रस, दूध, दही, नींबू का रस, टमाटर, संतरा, जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन सबका पीएच 7 से क्या होता है, कम होता है। और जिनका, जैसे कि साबुन का पानी, सोडा, शीतल पेय, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसके बारे में मैंने आपसे कल भी बात की थी, उन सब का पीएच कितना होता है, वो सब क्षार होते हैं। ठीक है। अच्छा, हम आगे और बात करते हैं आपसे। देखो, अपना अगला टॉपिक है कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है, यानी अम्ल और क्षार का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, क्या हम इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले बात आती है उदर की अम्लता को दूर करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अधिक भोजन खा लेते हैं। जब हम भोजन खाते हैं तो हमारे शरीर में HCl, जो एक अम्ल है, उसका स्त्राव होने लग जाता है, आमाशय में अधिक होने लगता है। आप जानते हैं HCl खट्टा होता है, ये अम्ल है। और जब हमारे शरीर में अधिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा पाचन तंत्र जो है वो ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाता है, पेट में दर्द होने लगता है। तो उस समय पर हमको क्या चाहिए, एंटी एसिड चाहिए। क्या चाहिए, एंटी एसिड, जो हमारे पेट के दर्द को क्या कर दे, दूर कर दे, और हमारे शरीर में जो अम्ल बन रहा है उसे क्या कर दे, नष्ट कर दे। तो उस समय पर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, MgOH और 2। इस प्रकार से इसका सूत्र होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं और हमारी पेट की जो अम्लता होती है वो पूरी तरह से दूर हो जाती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक दुर्बल क्षारक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है, यह उदर में अम्ल की मात्रा को उदासीन कर देता है। देखो, दूसरे नंबर पर आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है दंत क्षय की बात हो रही है। ठीक है। दंत क्षय, आप जानते होंगे कि हमें दिन में 2 बार ब्रश करनी चाहिए, परंतु कई बार ऐसा होता है कि हम 2 बार ब्रश नहीं कर पाते हैं।
तो जब अपन 2 बार ब्रश नहीं कर पाते हैं तो हमारे जो दांतों का जो होता है इनेमल, हमारे शरीर में एक मजबूत इकाई होती है इनेमल, वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाता है। और उस इनेमल को बचाव के लिए हमें 2 बार ब्रश करनी चाहिए। दांतों में कीड़े लग जाते हैं। हमारे जो मुंह है उसका मुख का पीएच करीबन 6.5 होता है। हमारे मुख का पीएच कितना होता है? 6.5 होता है। लेकिन जब अपन खाना वाना खा लेते हैं तो लार में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसके कारण इसका पीएच कितने हो जाता है? 5.5 हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे मुंह में सड़न होने लगती है और हमारे दांतों का जो इनेमल है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इसीलिए हमको 2 बार ब्रश करनी चाहिए। ब्रश भी एक प्रकार का, यानी हमारा जो पेस्ट है, टूथपेस्ट है, वो भी एक प्रकार का क्या है? क्षारीय पदार्थ है जो अम्ल को नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे और बातें करते हैं। कीटों के डंक से बचाव में, कीटों के डंक से बचाव में क्या होता है? आप जानते हैं कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे कि चींटियां होती हैं। चींटी में लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। लाल चींटी को विज्ञान की भाषा में फॉर्मिका ही कहते हैं और इसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और जो मधुमक्खी होती है उसमें मैथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है। जब ये दोनों अम्ल हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, यानी चींटी जब अपन को काट लेगी, मधुमक्खी हमको काट लेगी, डंक मार देगी, तो उसके शरीर से हमारे शरीर में एक अम्ल चला जाता है जिसके कारण हमारा जो त्वचा है वो लाल हो जाती है, उसमें सूजन आ जाता है। इसीलिए हमको उस जगह पर एक क्षारक का उपयोग करना चाहिए जिसका नाम है कैलामाइन। क्या नाम है? कैलामाइन। कैलामाइन नाम से एक दवाई भी आती है जो बाजार में उपलब्ध है। इसमें बेकिंग सोडा डला होता है। क्या डला होता है इसमें? बेकिंग सोडा इसमें डला होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। ये इसका फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। पेपर में कई बार 1-2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं अम्लीय वर्षा। कई बार अधिक प्रदूषण की वजह से नाइट्रिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, सल्फर अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वातावरण में कुछ अम्ल की बूंदों के रूप में वर्षा की बूंदों के साथ अम्ल भी गिरता है, जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। इन प्रदूषकों को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है और हमें ज़्यादा पेट्रोल को नष्ट नहीं करना चाहिए। जितनी फैक्ट्रियां लग रही है उनको शहर से दूर लगाना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं 5वें नंबर पर मृदा की पीएच के बारे में। आपको पता होगा एक ही फसल को बार बार बोने से हमारी मिट्टी का जो पीएच है, लेवल है, वो गिर जाता है और मिट्टी का पीएच कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। और वो किस प्रकार से हो जाती है? अम्लीय हो जाती है। इसीलिए हमारी फसलें कई बार ठीक ढंग से नहीं हो पाती है और हमको खेतों में हर बार अलग अलग फसलें बोनी चाहिए ताकि मिट्टी का पीएच कैसा रहे? संतुलित बना रहे। और अगर मिट्टी का पीएच हमको ठीक करना है तो हमें उपयुक्त खाद्य पदार्थ इसमें डालने चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दैनिक जीवन में उपयोगी यौगिकों की। सबसे पहले बात करते हैं नमक की। आपने नमक जानते होंगे, मुझे इसके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। इसका फॉर्मूला है सोडियम क्लोराइड। ये प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार से मिलकर बना होता है। व्हाइट रंग का पदार्थ होता है जिसे भोजन के स्वाद को बढ़ाने में उपयोग में लिया जाता है। HCl व NaOH प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, दोनों की क्रिया हो रही है। NaCl इसमें बनता है। NaCl ही नमक का फॉर्मूला है, ध्यान रखना है। और जल इसमें से निष्कासित होता है। इसका पीएच कितना है? 7 होता है। आपको इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात अपन अब करते हैं कि जो नमक होता है उससे NaOH, Na2CO3 और NaHCO3 बनाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है, सोडियम कार्बोनेट बनाया जाता है और बेकिंग सोडा इससे बनाया जाता है। इसके बाद बात करेंगे NaOH की। दूसरे नंबर पर आता है NaOH जिसका फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं साधारण भाषा में। बनता कैसे है? 2NaCl। NaCl के कितने अणु लिए हैं? 2, और इसको पानी के 2 अणुओं में डाला गया है। फिर इसके बाद 2NaOH बन जाता है। 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 अणु इसमें बनते हैं और क्लोरीन के 2 अणु इसमें से बच जाते हैं। देखो इधर क्लोरीन 2 है तो यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हैं।
तो 2 हाइड्रोजन हमको यहाँ प्राप्त हो रहे हैं और 2 हाइड्रोजन यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। समीकरण संतुलन करना मैं आपको थोड़ा सा इसमें बता रहा हूँ। Na कितना है, देखो 2 है, Na यहाँ पर भी 2 है। Cl कितना है, 2 है। Cl देखो इधर 2 लिखे हुए हैं। H कितने हैं, 2 और 2 4, तो 4 हो गए। यहाँ पर 2, ये यहाँ पर हाइड्रोजन ये रहे 2 और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने बनते हैं, 2 है। तो इससे सिद्ध होता है कि हमारी समीकरण कैसी संतुलित है और इस प्रकार से यानी कास्टिक सोडे का निर्माण होता है। 2 अणु नमक के, पानी के 2 अणु लेकर क्या बनाया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। ये किस प्रकार से बन रहा है, सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मेरी बातें समझ में आ रही होगी। आप इसको और अच्छे से पढ़ें और बार बार वीडियो को देखें ताकि आपको और अच्छा सा समझ में आने लगे। और आज मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको निर्माण का एक प्रक्रिया बतानी है और इसके उपयोग जरूर बताने हैं। मैंने देखो इसमें उपयोग नहीं लिखे हैं, आप इसमें उपयोग लिखकर मुझे ज़रूर बताएंगे और इसी प्रकार से आप हमसे जुड़े रहिए और अपने खाली समय का ठीक ढंग से उपयोग कीजिए।